हेलो फ्रेंड्स, ये 7 फरवरी 2026 द हिंदू करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स है। तो सबसे पहले है कि इंडिया ऑयल इंपोर्ट, मतलब इंडिया जो है वो ऑयल कहाँ से अब इंपोर्ट करेगा, ये दुविधा बना हुआ है इंडिया के सामने। तो आपको पता ही है कि इससे पहले भी न्यूज में आया था कि यूएसए ट्रंप ने कहा है कि अब इंडिया जो है वो रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, और इससे पहले इंडिया जो है वो रसिया से ही ऑयल खरीदता था। लेकिन अब ट्रंप का जो नया ट्रेड डील फाइनल होने वाला भी फाइनल तो हुआ नहीं है, तो उसमें इंडिया और मतलब यूएसए ने बोला है कि इंडिया जो है वो अब रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। वो मतलब यूएसए से और वेनेजुला से, वेनेजुला को मतलब ये अभी अपना कब्जा में किया, तो वेनेजुला में भी तेल का भंडार है। तो यूएसए का कहना है कि इंडिया जो है वो रसिया से तेल नहीं खरीद के अब उससे खरीदेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक ऐसा भी कोई भी अनाउंसमेंट तो नहीं किया है। मतलब डायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी तो यही होता है कि हम लोग किसी भी देश के मतलब खिलाफ कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट जो है नहीं दिया जाता है। तो वो ऐसा तो नहीं किया। लेकिन एक ग्राफ जो है आज न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा पेपर में, तो इस तरह से एक ग्राफ बना हुआ था। मतलब 2022 में हम लोगों का जो ऑयल का इंपोर्ट था रसिया से, ये रसिया का ही है कि ऑयल का इंपोर्ट था, तो बहुत ज्यादा कम था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा और सबसे ज्यादा पीक 2024 में 1.97 मिलियन बैरल का इतना सबसे ज्यादा मतलब हाई ऑयल जो हम लोगों ने मंगाया इंडिया ने रसिया से, वो यही 2024 में। तो यही ग्राफ है। उसके बाद अभी धीरे धीरे फिर हम लोगों का जो है 2026 में अब थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हम लोगों को बताता है कि इंडिया का जो है रसिया से इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है। तो ये ट्रेंड हम लोगों को जानते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह को घुमा फिरा के स्टेटमेंट को बना देंगे। तो आपको ट्रेंड जानना जरूरी है कि ऑयल जो मतलब आर्थिक ऊर्जा हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि आर्थिक एनर्जी जो ऑयल क्या एनर्जी है, एनर्जी है। ठीक है, तो उसी तरह से स्टेटमेंट कुछ बना देंगे कि इंडिया जो है वो रसिया से तेल खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, यूएसए से ऐसे घूमा। तो आपको ट्रेंड जानना जरूरी है, इसलिए मैंने ये ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो ऑयल का इंपोर्ट इंडिया का पहले क्या हो रहा है, रसिया से अभी बढ़ रहा है, सॉरी यूएसए से बढ़ रहा है, और रसिया से क्या हो रहा है, लो हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ऑयल से रिलेटेड, तो वो क्या था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किसे संदर्भित करता है, मतलब किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह WTI मतलब बोलने का मतलब है कि ऑयल को हम लोग जो है वो अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला तो हम लोग उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसके बाद ब्रेंट बोलते हैं, और तीसरा जो नाम बोलते हैं वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं, WTI बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि 3 ऑयल का जो है प्राइसिंग होता है, मतलब ऑयल का जो है वो 3 प्राइसिंग होता है ग्लोबल बेंचमार्क में। मतलब ग्लोबली जो है वो 3 तरह से ऑयल का जो है प्राइसिंग किया जाता है, ब्रेंट में, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में, और क्रूड ऑयल में। तो ये याद रखिएगा। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन 2020 में आया था तो वो वेस्ट टेक्सास करके आया था। तो अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, संभावना ऐसा है कि क्रूड ऑयल मतलब लिखा रहे, या ब्रेंट लिखा रहे, या फिर आपका WTI। तो ये तीनों आपको जानना जरूरी है, WTI, क्रूड ऑयल और ब्रेंट। ठीक है, तो ऐसे चेंज कर देंगे स्टेटमेंट। तो मतलब पीवाईक्यू इसलिए पढ़ना जरूरी होता है कि पेपर में जो भी हम लोगों को न्यूज में देता है उसी से, मतलब ऐसा लिखा रहता है कि अभी करंट में बहुत ऐसा ये वर्ड यूज किया जा रहा है। ऐसे ही आप लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा यूपीएससी का, तो देखा होगा कि लिखा रहता है कि अभी बहुत ऐसे मुद्दा में ऐसे ऐसे ही दे देते स्टेटमेंट कि बहुत प्रचार में ये शब्द है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, मतलब नेक्स्ट न्यूज नहीं है, एक क्वेश्चन है जो कि 2020 में ही पूछा गया था, भट्टी तेल। यही क्रूड ऑयल से ही रिलेटेड है कि भट्टी तेल किससे मतलब संबंधित है, फर्नेस ऑयल। ठीक है, तो किसको मतलब इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तेल रिफाइनरी का उत्पादन है। ठीक है, उत्पादक है, रिफाइनरियों का उत्पादक है क्या, ऑयल फर्नेस। उसके बाद उद्योग जो है इसका उपयोग क्या करते हैं, विद्युत के उत्पादन में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी फर्नेस ऑयल का यूज किया जाता है। और सल्फर इमिशन इनटू द इन्वायरमेंट, मतलब वातावरण में सल्फर का जो है उत्सर्जन करने में भी हम लोग जो है वो फर्नेस ऑयल का यूज करते हैं। तो ये विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें पूछा है, तो कौन सा करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। मैंने पीवाईक्यू इसीलिए डाला है कि आपको ये देखना है कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद मेंस में 2017 में 18 में भी पूछा गया, वेस्ट एशिया देशों के साथ भारत का ऊर्जा नीति क्या है। वेस्ट एशिया कौन सा कंट्री हो गया, तो मुझे इससे रिलेटेड लिखने में मतलब सुविधा रहता है, तो इसीलिए मैं कभी करवाऊंगी तो इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि 2017 और 18 में दोनों में इससे ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट न्यूज जो है वो चाबहार पोर्ट से है। तो पहले एक मैप देख लीजिए, उसके बाद मैं चाबहार पोर्ट के बारे में।
चाबहार पोर्ट अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी क्या है, इंडिया जो है $120 मिलियन का जो है पेड किया है ईरान को, और यूएसए का कहना है कि इंडिया जो है अब ईरान से कोई भी तरह का डील नहीं करेगा, मतलब कोई भी तेल वेल ईरान से नहीं मंगाएगा। इसीलिए ये चाबहार पोर्ट जो है अभी न्यूज में है। तो आपको पता ही है कि हम लोगों का चाबहार पोर्ट जो है इंडिया ने डेवलप किया है, ईरान में डेवलप किया है, ठीक है, यहाँ पर डेवलप किया है क्योंकि इधर से लेके इंडिया जो है रसिया से, और इधर जितना भी तरह का सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल एशिया में जितना भी तरह का जितना भी जगह है वहां तक पहुंचने के लिए इंडिया को क्या चाहिए, ये चाबहार पोर्ट। क्योंकि इधर से पाकिस्तान अपने ऊपर हवाई एयरपोर्ट भी मतलब एयरप्लेन भी नहीं जाने देता है, कोई भी फ्लाइट नहीं जाने देता, या कोई इधर से ही हम लोग जा सकते हैं। इधर में चाइना है, इधर में पाकिस्तान है, तो इधर जा नहीं सकते हम लोग। तो एशिया से या इधर इधर का जितना भी कंट्री है, सबसे सेंट्रल एशिया में जितना भी कंट्री है, तब तक हम लोग का बाजार, व्यापार, ट्रेड का पहुंच यहाँ से यहाँ, मतलब वहाँ का सामान यहाँ पे आए, इंडिया का सामान यहाँ तक जाए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक रूट चाहिए था, ठीक है। तो इससे पहले इंडिया जो है वो इधर से ऐसे मतलब बहुत लंबा उसको घूम के जाना पड़ता था। मतलब जब कोई भी सामान जैसे रसिया से आता था तो क्या होता था कि देखिए, जैसे कि ये इंडिया है और यहाँ पे रसिया है, तो कोई भी सामान ऐसे रसिया से आता था तो रसिया से आने के लिए उसको कैस्पियन सागर से होते हुए, ऐसे मेडिटेरियन सी से होते हुए, घूमते हुए, उसके बाद स्वेज कैनाल से इधर से होते हुए फिर इंडिया तक उसको पहुंचना पड़ता था। तो बहुत घुमावदार रास्ता जो है मतलब उसके लिए हो जाता था, ठीक है। स्वेज कैनाल से मतलब ऐसे करके पूरा गोल होके उसको आना पड़ता था, स्वेज कैनाल में सब पार करके उसको मेडिटेरियन सी होते हुए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, इधर कैस्पियन सी है, और ऐसे पार करके फिर जाके आना पड़ता था। तो ये बहुत लंबा रूट होता था, इसकी वजह से मतलब लॉजिस्टिक खर्चा भी बहुत बढ़ता था। इसके अलावा मतलब मान लीजिए कि दूरी भी बहुत, तो इसीलिए जो है इंडिया जो है यहाँ से ईरान है यहाँ पर, तो यहीं पे ईरान के पास एक चाबहार पोर्ट को वो डेवलप किया है, ठीक है, ताकि उसका पहुंच उधर तक पहुंच सके। तो आपसे क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा जा सकता है, ठीक है, कि चाबहार पोर्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो 7,200 किलोमीटर का ट्रेड रूट है रसिया से, मतलब इंडिया का मुंबई के, ठीक है। या कि चाबहार का क्या महत्व है इंडिया के लिए, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, स्टेटमेंट बड़ा है कि मतलब इंडिया के लिए क्या महत्व है। तो अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार में वृद्धि होगा अगर चाबहार तक हम लोग का, मतलब चाबहार हम लोग का लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो यही आंसर होगा। एक और स्टेटमेंट था तो मैंने नहीं लिखा क्योंकि जो क्वेश्चन सही था उतना ही था। तो यही है कि चाबहार पोर्ट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग तरह का स्टेटमेंट आपको दे देंगे और उसे नहीं जा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखिए, ये है नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरबीआई जो है अभी बोला है कि मतलब फाइनेंशियल 2026 में इन्फ्लेशन जो है 2.1% तक होने का संभावना है। तो आदर्श जो आरबीआई या आइडियल कितना परसेंट होता है, 4% होता है, और 4% और सबसे ज़्यादा कितना जा सकता है इन्फ्लेशन, मतलब उसमें 4% में हम लोग 2 कर देंगे प्लस, तो 6% हो सकता है। और कितना कम से कम कितना हो सकता है, मिनिमम हम लोग 2 से नीचे हम लोगों को इन्फ्लेशन नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन क्यों करना चाहिए, मतलब पैसा, अगर मान लीजिए आपके हाथ में पैसा होगा तो आप क्या करिएगा, डिमांड करिएगा कोई भी चीज़ का। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, और 100 रुपया आपके पास है, तो आप सोचिएगा कैसे कैसे खर्चा करते हो। बाजार में जाइएगा तो किसी चीज़ का डिमांड करिएगा, तो मार्केट में क्या होगा, कोई भी चीज़ का जब डिमांड बढ़ता है तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। मतलब 10 लोग एक ही चीज़ का डिमांड कर रहे हैं तो मार्केट में क्या होगा, दुकान वाला सोचेगा अरे इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो मार्केट में पैसा होने से क्या होता है, डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो उसका प्रोडक्शन होता है, जब कोई चीज़ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो फिर सेल होगा। तो इसी तरह से इसीलिए अगर मान लीजिए, और लेकिन अगर इन्फ्लेशन, यही है इन्फ्लेशन, पैसा अगर ज़्यादा मार्केट में है तो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। अगर पैसा ही नहीं है मार्केट में, प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा। मतलब लोग कोई भी, मान लीजिए एक फैक्ट्री बना, वहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ पर क्या चाहिए, एम्प्लॉय लोग चाहिए, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो क्या होगा, देश का ग्रोथ ही होगा ना, मतलब सामान बनेगा, फिर विदेश में भी भेजा जाएगा, ट्रेड होगा, तो ये इससे क्या होगा, देश में वृद्धि होगा। आदमी डिमांड ही नहीं करेगा। जैसे मेरे पास अगर पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कुछ खरीदिएगा। जब पैसा नहीं रहता तो हम लोग कुछ खरीदते ही नहीं है, तो पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग का डिमांड भी नहीं होगा, और डिमांड नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हम लोग का इकोनॉमी नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को बोलता है कि बैलेंस करने का मतलब आइडियल जो है वो 4% तक होना ही चाहिए, ठीक है, 4% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो 2%, मतलब 2 से
नीचे जाना ही नहीं है, मिनिमम इतना ही होना चाहिए, अगर 2 से है तो ऊपर उठाना। तो ये क्या मतलब आरबीआई जो इसको कौन डिसाइड करता है कि मतलब हम लोगों का जो मॉनेटरी पॉलिसी है यही डिसाइड करता है कि हम लोग का इंटरेस्ट रेट कैसा हो। जैसे कि हम लोग क्या होता है, एक बैंक है तो बैंक में अगर बैंक से ही हम लोग पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, कोई भी फैक्ट्री बनाता है, तो मान लीजिए बैंक में मतलब आरबीआई है अगर अपना रेपो रेट बढ़ा देता है, ठीक है, रेपो रेट बढ़ा देता है, मान लीजिए बढ़ा देता है, तो रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो ये बैंक है, तो बैंक में भी पैसा ज्यादा मतलब ज्यादा मान लीजिए जाएगा, उसको मिलता था, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट 1 रुपया देना पड़ता था, अभी उसको 10 रुपया लेने के लिए, लोन लेने के लिए उसको इंटरेस्ट रेट 3 रुपया देना पड़ा, क्योंकि रेपो रेट आरबीआई ने मतलब मॉनेटरी पॉलिसी ने बैंक का रेपो रेट बढ़ा दिया, तो 3 रुपया मतलब लग रहा है उसको इंटरेस्ट रेट। पहले 1 रुपया लगता था तो वो लोन ही नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा तो कोई फैक्ट्री नहीं इस्टेब्लिश हो पाएगा, फैक्ट्री नहीं इस्टेब्लिश होगा तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा तो मार्केट में प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, डिमांड खत्म हो जाएगा। तो मतलब इकोनॉमी में क्या रहता है, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत अच्छे से कभी समझाऊंगी, इसका एक डिटेल में समझाऊंगी, अभी जो न्यूज में उसी पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वही महंगाई को नियंत्रित करता है, मतलब इन्फ्लेशन को कैसे, तो रेपो रेट को डिसाइड करके, रिवर्स रेपो रेट को डिसाइड करके कि कितना % होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका अध्यक्षता कौन करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अध्यक्षता कौन करता है, लास्ट बना है, मैं आप दिखाऊंगी अभी क्वेश्चन में कि आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्षता करते हैं, मतलब चेयरपर्सन होते हैं, और इसमें 6 मेंबर्स होता है, मेंबर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में, मैं अभी दिखाऊंगी। इसके बाद 6 में से 3 मेंबर जो होते हैं आरबीआई के से होते हैं और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट से होते हैं। आरबीआई में कौन कौन, तो पहले अध्यक्ष होते हैं, आरबीआई का जो चेयरपर्सन अध्यक्ष होता है वो ही होता है, उसके बाद डिप्टी गवर्नर होते हैं और सेंट्रल बोर्ड के एक ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो 3%, तो टोटल 6% होते हैं। सीटिंग या मीटिंग बोल सकते हैं, कम से कम 1 साल में 4 बार जरूर बैठक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नॉर्मली 6 बैठक होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। 4 बार जरूर बैठक होना चाहिए, कम से कम 4 बैठक जरूरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, मैंने लिखा अनिवार्य है। उसके बाद कौन सा एक्ट से बना था, 1934 का एक्ट से बना था। उसके बाद देखिए डिसीजन लिया जाता है बहुमत के आधार पे, मतलब कि इसमें 6 मेंबर है तो 6 में से कम 4 मेंबर होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, 3-3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 मेंबर का जो भी डिसीजन होगा वही डिसीजन लिया जाएगा बहुमत के आधार पे, मतलब 4 लोग एक बात बोले और 2 लोग अलग बात बोले, ठीक है। उसके बाद वोट अगर टाई हो जाता, मतलब 3-3 का हो जाता है, टाई हो जाता है, तो गवर्नर जो होता है आरबीआई के गवर्नर वही कास्टिंग वोट करते हैं, निर्णायक मत करते हैं। उसके बाद कोरम में कम से कम 4 लोग जरूर होने चाहिए, मतलब 6 मेंबर है तो 6 मेंबर में हम लोग का जब सीटिंग होता है, मीटिंग होता है, तो मीटिंग में 4 मेंबर कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। 4 मेंबर में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, कौन सा कथन सही है, इससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है, तो आरबीआई की जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसको तय करता है कौन, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी तय करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद 12 सदस्य प्लस आरबीआई के गवर्नर इसका बॉडी में, मतलब इसके बॉडी में होते हैं, मतलब इसका निकाय में होते हैं, तो नहीं, 12 सदस्य मैंने नहीं बोला, मैंने कितना बताया अभी, 6 सदस्य बताया, ठीक है। उसके बाद फिर है कि अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, नहीं, कौन अध्यक्षता करता है, आरबीआई के गवर्नर करते हैं। मैंने अभी बताया ना कि आरबीआई के गवर्नर जिसकी अध्यक्षता करते हैं, ये तो अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। अभी मैं मतलब एक वीडियो लाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे